Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th in NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So in this video, we are going to do last part, that is part number 3 of chapter number 5. Theme B, Tapestry of the Past ही हम कर रहे थे chapter 4 तक. सभी chapters के extra notes, extra videos, सभी चीजें हमने बना ली हैं. एक्स्ट्रा वीडियोस तो नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर. इस वीडियो में चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके एक्स्ट्रा नोट समरीज वगैरह देख लेते हैं. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए सबसे पहले हम बुक की जो चैप्टर था उसका नोट्स और समरी देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य. तो एम्पायर एक वास्ट टेरिटरी होती है, टेरिटरी यानी लैंड एरिया. ठीक है, एक वास्ट लैंड एरिया होता है वेयर मेड अप ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, जहाँ छोटे छोटे राज्य या किंगडम्स मिलकर इस एम्पायर को बनाते हैं. रूल बाय अ पावरफुल एम्पेरर, और वहाँ का एक बहुत बड़ा और पावरफुल सम्राट होता है. एम्पेरर्स ऑफन एक्सपैंड थ्रू वॉर एंड रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्मॉलर किंगडम्स. वॉर के थ्रू वो आसपास के एरियाओं को जीतते हैं राजा, और राजा तो नहीं सम्राट बोलेंगे, और उनसे ट्रिब्यूट भी लेते हैं एज अ गिफ्ट, है ना. एम्पायर्स हैव सेंट्रलाइज्ड पावर, लार्ज आर्मीज, फोर्टिफाइड सिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. देखिए इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया है. बस आप लोगों को जाकर पुरानी वीडियोस देखनी है. अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस. ओके, ताकि अच्छे से समझ में आए. यहाँ बस एक नोट्स समरी के लिए दिया है ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए. चलिए अब अगला देखते हैं. सो एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले डाइवर्स पॉपुलेशन होती है एंड टेरिटरीज होती है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला होता है. यहाँ कुछ कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ कुछ कल्चर ट्रेडिशन है, राइट. सेंट्रल अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम वैसल किंग्स. एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मेन किंग होता है या मेन जो एम्पेरर होता है, उसका इन पर कंट्रोल होता है. छोटे छोटे यहाँ पर जो किंगडम्स हैं, और सभी किंगडम से ये जो मेन किंगडम है वो ट्रिब्यूट वसूलता है. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इकोनॉमी को मेंटेन करना, प्रमोशन ऑफ आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये सारे काम जो होते हैं एम्पायर्स में होते हैं कि आर्ट को हम प्रमोट करते हैं. राजा वगैरह जो होते हैं सम्राट, वो आर्ट को प्रमोट करते हैं, सभी रिलीजन्स को प्रमोट करते हैं, लिटरेचर्स को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जैसे ब्रिज वगैरह बनाए या रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, राइट. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स स्टैब्लिश किए जाते हैं. ट्रेड यानी जो व्यापार होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो वसूले जाते हैं. यहाँ लिखा हुआ है टैक्सेशन. नेक्स्ट है ट्रेड और गिल्ड्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है. सो ट्रेड रूट्स जो हमने दो पढ़े थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, वर क्रूशियल. ये दो रूट्स इंपॉर्टेंट थे. गुड्स ट्रेडेड इंक्लूड टेक्सटाइल यानी कपड़े वगैरह ट्रेड किए जाते थे, स्पाइसेस यानी मसाले, जेम्स यानी कीमती पत्थर, एंड एनिमल्स. गिल्ड्स क्या होते हैं, हम श्रेणीज भी बोलते हैं. वर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जब ट्रेडर्स आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते थे तो उनको हम श्रेणीज या गिल्ड कहते थे. या फिर ट्रेडर्स और आर्टिशंस भी उसमें होते थे. इनके अपने खुद के रूल्स होते थे, और जो इनके हेड हुआ करते थे गिल्ड्स के, जो हेड पोजीशन हुआ करती थी वो इलेक्टेड होते थे, यानी इनका इलेक्शन हुआ करता था. देन नेक्स्ट हमने देखा था राइज ऑफ मगध. मगध का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे वो राइज हुआ. तो इसका जो लोकेशन है वो गंगा प्लेन में है, जिसकी वजह से वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आयरन के बहुत सारे खजाने हैं, फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है, इसकी वजह से मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके ग्रोथ में. ठीक है. सो किंग जो लाइक अजात शत्रु एंड महापद्म नंद एक्सपैंडेड द किंगडम. नंदास जो नंद डायनेस्टी थी, यूनिफाइड रीजन, उन्होंने पूरे जो आसपास के रीजन है उनको यूनिफाई किया, एक बनाया. एंड इशूड पंचमार्क कॉइन्स, जो कॉइन्स हुआ करते थे वो भी इशू करना शुरू किया. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बारे में. ये ग्रीक किंग थे अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में सिकंदर महान भी बोलते हैं. इन्होंने इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पर इन्वेड किया. इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना. 327 से 325 BCE तक उन्होंने जो उस एरिया में राजा थे पोरस, उनसे लड़ाई की, और पोरस जो राजा थे उनकी ब्रेवरी से अलेक्जेंडर इम्प्रेस हुए. देन एंड मेड हिम अ क्षत्रप, और उन्होंने उसे क्षत्रप बना लिया. क्षत्रप क्या होता है, जैसे अलेक्जेंडर ने जो जो एरिया जीते उन एरिया पर अब वो हर जगह तो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था ना, तो उसने अपना एक व्यक्ति रख दिया कि इसका शासन संभालेगा, तो उसको क्षत्रप कहा जाता था. ओके. ओपन इंडो ग्रीक कल्चरल एक्सचेंजेस बट डिडंट कंट्रोल सेंट्रल इंडिया. अब वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक तो आया था, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, वहां तक तो वो आया था, लेकिन ये अंदर सेंट्रल इंडिया तक नहीं आ पाया था. सो कल्चरल एक्सचेंज को उसने बढ़ावा दिया. अब ग्रीक के लोग जो है वो इंडियन कल्चर से मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये एक
हम कह सकते हैं गेटवे बना जिसमें कल्चरल एक्सचेंजेस हुए. ओके, देन व्हाट वी लर्न अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द मौर्य एम्पायर. हमने देखा कैसे मगध के बाद मौर्य एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य बना, और हमने देखा था कि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने नंदा को डिफीट किया. किसकी हेल्प से? कौटिल्य. चाणक्य भी उनका नाम था. एक और नाम था कौटिल्य का, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया. कहां से? फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द डेक्कन पार्ट. मेगास्थनीज ये एक राजदूत थे, विजिटेड हिज कोर्ट. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया. किस किताब में? इंडिका में. मेगास्थनीज कहाँ के थे ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ कौटिल्य का जो गवर्नेंस सिस्टम था कि किस तरीके से साम्राज्य को संभालना चाहिए, उसको सप्तांग थ्योरी से समझा जाता है. 7 लिम्स यानी सप्त, 7 जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे. सबसे पहले किंग यानी स्वामी, मिनिस्टर यानी अमात्य, टेरिटरी यानी जनपद, फोर्ट यानी दुर्ग, ट्रेजरी यानी कोष, और आर्मी यानी दंड, एंड अलाइज यानी मित्र, जो उस पर्टिकुलर राज्य के मित्र राज्य हुआ करते थे उसके बारे में लिखा है. गवर्नेंस मस्ट फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर. हमने देखा था कि गवर्नेंस जो होता है, जो साम्राज्य संभालने का काम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी जानी चाहिए? लोगों की भलाई को दी जानी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. अशोका के बारे में हमने पढ़ा था. सो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त के ये ग्रैंडसन है अशोका. चंद्रगुप्त के सन का क्या नाम है वो भी मैंने चैप्टर में बताया था. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये एक पीसफुल एम्पायर के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया. कलिंगा वॉर लड़ा, लेकिन कलिंगा वॉर में उन्होंने इतनी ज्यादा वायलेंस वगैरह देखी जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया आफ्टर द वॉर एंड प्रोमोटेड धर्म को प्रमोट करने लगे. नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का साथ देने लगे, और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हर धर्म को बराबरी से इज्जत और सम्मान देने लगे. इशूड एडिक्ट्स, उन्होंने एडिक्ट्स लिखवाए. एडिक्ट्स मैंने आपको बताया था जो हार्ड सरफेस पे खुदवा कर लिखवाया जाता है उसे इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं. ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है. उसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. ओके, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में. चलिए अब आगे देखते हैं. सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यास. मौर्यास के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे? सबसे पहले जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था उसके हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, लाइक सोहगौरा कॉपर प्लेट पे. सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर वेल प्लान विथ ट्रेड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. सिटी बहुत अच्छे से प्लान करके बनाई गई थी. आर्किटेक्चर प्रमोट किया गया, जैसे सांची स्तूपा, स्टोन पिलर्स, टेराकोटा आर्ट्स. टेराकोटा जो मिट्टी के जो खिलौने वगैरह बनते हैं वो. प्रोमोटेड एनवायरमेंटल केयर. एनवायरमेंट के प्रति भी हमने देखा कि बहुत सारे एक्शंस लिए गए पब्लिक के हेल्थ के लिए. और रिलीजियस टॉलरेंस, अभी मैंने बताया रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है. रिलीजियस टॉलरेंस मींस कि सभी धर्मों को समान नजरों से, समान दृष्टि से देखना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिक्लाइन एंड फ्रेजिलिटी ऑफ एम्पायर्स. कोई भी एम्पायर कैसे डिक्लाइन होता है, कैसे फ्रेजिलिटी होती है, मतलब कैसे नाजुक हो जाता है अंत समय में आकर और खत्म हो जाता है, वैसे ही मौर्य एम्पायर के साथ हुआ. सो एम्पायर जो है वो वीक हो गया. क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो गया उसका साइज. वहां पे रिबिलियंस होने लगे. रिबिलियंस यानी मतलब लोग विद्रोह करने लग गए. जैसे बड़ा एम्पायर था, सो यहाँ पर जो किंगडम है वो सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मानता था, और अगर ये स्ट्रांग हो जाता था तो ये रिबिलियन यानी विद्रोह करने लगता था. इकोनॉमिक इश्यूज आने लग गए. मौर्यन एम्पायर वीकेंड. लास्ट में मौर्यन एम्पायर वीक हो गया आफ्टर अशोका एंड ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम्स. और ये ब्रेक होकर छोटे छोटे राज्यों में फिर से बट गया. येट एम्पायर्स लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर. एम्पायर खत्म तो हुआ, फिर भी इस एम्पायर ने एक लेगेसी एस्टैब्लिश की, यूनिटी की, कि कैसे एकजुट होकर एक बड़ा साम्राज्य बन सकता है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और कल्चरल जो हमने देखा था एक्सचेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं. तो ये सब चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी. आई होप आपको अच्छे से रिविजन हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखिए. ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर अदर क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है व्हाट डज द वर्ड एम्पायर्स. जो एम्पायर वर्ड है वो कहाँ से आया था? ग्रीक से, लैटिन से, संस्कृत से, या पर्शियन से? तो इसका आंसर हमने देखा था बी, यानी लैटिन शब्द है. तो ये सही आंसर है. देन हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? अशोक, धनानंद, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज डी. देन व्हाट वाज कौटिल्य's फेमस पॉलिटिकल वर्क कॉल्ड? अर्थसूत्र, अर्थशास्त्र, धम्मपद और मनुस्मृति. सो अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी. देन व्हाट सिंबल फ्रॉम अशोका's टाइम इज इंडियाज नेशनल एम्बलम टुडे? बुल, हॉर्स, फोर लायंस या धर्म चक्र. कौन सा है नेशनल एम्बलम हमारा? 4 लायंस इज आवर नेशनल एम्बलम. और धर्म चक्र क्या है?
जो हमारे फ्लैग में भी हमें देखने को मिलता है, जो चक्र है ना, सेंट्रल जो स्ट्रिप है उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर गिल्ड्स? गिल्ड्स क्या होते हैं? संस्कृत में क्या कहा जाता है? महाजनपद, श्रेणी, शूद्रास या धम्मा? तो श्रेणीज कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट बैटल चेंज्ड अशोका's लाइफ? मगध, अलेक्जेंडर्स वॉर, कलिंगा वॉर और सांची? सो कलिंगा वॉर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? वाराणसी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या कुशीनारा? मौर्य एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन इंडिका किसने लिखी? कौटिल्य ने, पाणिनि ने, मेगास्थनीज ने या अलेक्जेंडर ने? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि कहां से थे, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ हु वॉज धनानंद सक्सेसर? धनानंद के बाद कौन आया था? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, अशोका या महापद? तो ये इसके बाद आए थे चंद्रगुप्त। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देन अशोकाज एडिक्ट्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज? ग्रीक, संस्कृत, तमिल या प्राकृत? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे, है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम? वॉर, ट्रेड, हंटिंग या नोमैडिक हर्डिंग? कौन सी है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो हमने देखा था बी, यानी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, है ना। देन व्हाट स्क्रिप्ट ओवर अशोकास एडिक्ट इंस्क्राइब्ड इन? किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है अशोका के एडिक्ट्स? ग्रीक, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्टी? तो इसका आंसर अगर आपने किया होगा अभी कमेंट सेक्शन में, तो यहीं पर इसका आंसर आ गया, है ना। तो क्या है? ब्राह्मी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे। आप फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कभी कभी मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपने कितने कम क्वेश्चंस बताए या और क्वेश्चंस बताइए। चैप्टर पढ़ना मेन बात है। मैंने दो वीडियोस यानी 2 पार्ट्स में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना टाइम लगा होगा, है ना। और उसको अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो मैं चाहे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवा दूं ना, किसी भी टाइप के, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स 50 करा दिए, 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे चीजों को अच्छे से, तो क्वेश्चन करके कुछ भी नहीं होने वाला, वो रटने वाली बात होती है। ओके, चलिए आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन चैप्टर पहले समझना है। द डैश वॉज एन एंशिएंट कॉपर प्लेट रिकॉर्ड यूज्ड टू स्टोर फैमिन रिलीफ डेटा? कहां पर हमने वो देखा था? सोहागुरा। देन गिल्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वर ऑल्सो कॉल्ड? क्या कहा जाता था गिल्स को? श्रेणीज। देन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया, उस ट्रेड रूट को क्या कहा जाता था? उत्तर पथ। देन द डायनेस्टी इशूड पंच मार्क कॉइन्स बिफोर मौर्य? किस डायनेस्टी ने पंच मार्क कॉइन्स इशू किए थे? नंदा। और ऐसे भी तो देख सकते हो, मौर्य से पहले नंदा ही आए थे। देन इंडो ग्रीक एक्सचेंज वॉज स्टार्टेड आफ्टर? किसके इन्वेशन के बाद इंडो ग्रीक के एक्सचेंज हुए, कल्चरल एक्सचेंजेस? अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो द डैश पिलर वर यूज टू इंस्क्राइब अशोकास एडिक्ट्स? कौन से पिलर्स यूज होते थे? स्टोन पिलर। देन अशोका ने फॉलो किया डैश आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग इन द कलिंगा वॉर? उन्होंने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया? बुद्धिज्म। देन एंशिएंट इंडियन गिल्ड्स जो हुआ करते थे ऑफन हैड डैश हेड्स हु मैनेज्ड ग्रुप अफेयर्स? जो हेड हुआ करते थे उन ग्रुप्स के, वो क्या होते थे? मैंने अभी आपको समरी में भी समझाया है। क्या आंसर हो सकता है इसका? इलेक्टेड, उनको इलेक्ट किया जाता था। पाटलिपुत्र वॉज नोन फॉर इट्स वेल प्लान? क्या था यहाँ पर वेल प्लान? रोड्स हुआ करते थे वेल प्लान। कौटिल्य की जो वर्क है वो स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन गवर्नेंस? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? पब्लिक के वेलफेयर को, है ना। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड श्रेणीज प्लेड इन एंशिएंट इंडिया? श्रेणी का क्या रोल था एंशिएंट इंडिया में? They managed trade, protected members' interest and maintained order among craftsmen and merchants. वो ट्रेड मैनेज करते थे, मेंबर्स जो थे उस गिल्ड के या श्रेणी के, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी जो सोच थी, उनकी जो भलाई थी उसके बारे में सोचते थे, है ना। और जो भी क्राफ्टमैन थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाकर रखते थे। हाउ डिड मौर्यज इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन? किस तरीके से मौर्य जो है इंपॉर्टेंट टैक्स कलेक्शन किया करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लेट मी डिलीट दिस। यस, दे हैड ट्रेड ऑफिशियल्स टू मेंटेन records and supervise tax from trade and agriculture. फिर पाटलिपुत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों था उस समय में? सो हमने बताया कि उसका लोकेशन, है ना। सो इट वाज द कैपिटल, एक तो ये कैपिटल सिटी थी, ट्रेड का हब था, एंड वेल डिफाइंड विद रोड्स एंड प्लान लेआउट। वहां पर रोड्स जो थे बहुत वेल तरीके से प्लान किए गए थे। हाउ डिड अशोका ट्रीट अदर रिलीजन? अदर रिलीजन जो दूसरे रिलीजन थे उसको अशोका कैसे ट्रीट किया करते थे? हमने देखा कि सबके लिए रिस्पेक्ट रखते थे, है ना। ही प्रोमोटेड टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सभी धर्म
धर्मों को बराबरी से मानना चाहिए एंड डिड नॉट फोर्स कन्वर्शन, और वो किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने को नहीं जोर दिया करते थे। रेस्पेक्टिंग डिफरेंट बिलीव्स, वो सभी बिलीव्स को, विश्वास, सभी के विश्वास को समझते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्टेड गिल्ड्स हेड, जो हेड हुआ करते थे गिल्ड की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ करती थी? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे लेड ट्रेड ग्रुप्स, वो ट्रेड ग्रुप्स को लीड किया करते थे, उनके डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़े तो उनको सॉल्व किया करते थे और अच्छे से सारी चीजें हो व्यापार की उसको फेयर प्रैक्टिस किया करते थे। नाउ व्हाट मेड अलेक्जेंडर रिटर्न फ्रॉम इंडिया, अलेक्जेंडर इंडिया से क्यों रिटर्न हो गए? तो हमने देखा था कि उनके जो आर्मी पर्सनल थे, जो आर्मी मैन थे, वो हार मान लिए थे ना, क्योंकि वो बहुत दिनों से लड़ाई कर रहे थे और वहां जो वेदर कंडीशंस थी आते वक्त इंडिया में वो अच्छी नहीं थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे। तो उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आगे जाने से ड्यू टू एग्जॉशन एंड अनफैमिलियर कंडीशन, जो वहां की कंडीशंस थी उसको लोग जानते नहीं थे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, इसलिए वो आगे बढ़ने से मना कर दिए। नाउ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के समय ट्रेड रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताना है। सो लेट मी डिलीट दिस। Yes. So answer है इसका ट्रेड रूट्स लाइक उत्तर पथ, दक्षिण पथ फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इन ट्रेड रूट्स का यूज करके गुड्स यानी सामान का एक्सचेंज हुआ करता था, आइडियाज का एंड कल्चर का, एनरिचिंग द एम्पायर इकोनॉमिकली एंड सोशली। पूरे एम्पायर में ट्रेड रूट्स जो है ये इस तरीके से एक दूसरे को इंटीग्रेट किया करते थे, जिसकी वजह से एम्पायर इकोनॉमिकली और सोशली रिच हुआ करता था। देन इन व्हाट वेज डिड द मौर्यन एम्पायर प्रमोट वेलफेयर, मौर्य एम्पायर ने कैसे वेलफेयर को प्रमोट किया इसके बारे में बताना है। सो लेट्स सी। सो एम्पायर प्रोमोटेड पब्लिक हेल्थ, उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए, ट्री प्लांट किए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया, रिफ्लेक्टिंग अ रूलर्स कंसर्न फॉर कॉमन पीपल। एक राजा का जो सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति क्या कंसर्न होना चाहिए, कैसे उसकी देखरेख करनी चाहिए, ये सारे जो उन्होंने एक्टिविटीज की इससे पता चलता है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर। जो फोर्ट हुआ करते थे, व्हाट रोल डिड फोर्ट एंड मोट्स प्ले इन एम्पायर डिफेंस, डिफेंस के सिस्टम में इन जो फोर्ट्स और मोट हुआ करते थे, जो किले के चारों तरफ गड्ढे हुआ करते थे, वो क्या कैसे हेल्प करते थे? फोर्ट्स के साथ ही जो मोट्स हुआ करते थे ये गार्ड करते थे सिटीज को, इन्वेशन जो हुआ करते थे, आक्रमण वगैरह उसको डिस्करेज करते थे, एंड एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और प्रिपेयर्डनेस को, कि एम्पायर की जो मिलिट्री है वो कितनी तैयार है उसको दिखाते थे। ओके, नाउ हाउ डिड मौर्य सपोर्ट आर्टिशियंस एंड वर्कर्स, मौर्य जो एम्पायर है उस समय में आर्टिशियंस को कैसे सपोर्ट किया जाता था? सो वो रिकॉग्नाइज करते थे गिल्ड्स यानी मर्चेंट जो व्यापारी का ग्रुप हुआ करता था उसको, सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ करते थे कि वो लोग अपनी खुद के गवर्नेंस को देख सकते थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को एनकरेज करते थे फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन। देन हाउ डिड अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म, अशोका ने बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड किया? सो हमने देखा था कि उन्होंने दूत भी भेजे थे, है ना, मिशनरीज भेजे थे श्रीलंका में ताकि मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, एंड फंडेड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर लाइक स्तूपास एंड विहारास, ये भी बनाए थे, ये आर्किटेक्चर बनाने में भी वो फंडिंग किया करते थे। नाउ व्हाट चैलेंजेस डिड एम्पायर फेस आफ्टर एक्सपेंशन, एम्पायर जब बहुत बड़ा होने लगता है तो एक्सपेंशन के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। यस, सो डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस, मतलब एम्पायर अब बड़ा हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करना या ट्रेड रूट्स बनाना, ये सारी चीजें डिफिकल्ट हुआ करती थी। जो नॉर्मल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो रिवोल्ट कर दिया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलोड हो जाया करता था जिससे कि लार्ज एम्पायर वीक हो जाया करता था और लास्ट में डिक्लाइन हो जाता था। ओके, सो इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। सो सबसे पहले है अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन यूज किए थे तो उससे मैसेज कैसे स्प्रेड होते थे? तो अशोका इशूड रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स रिटन इन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट टू रीच पीपल अक्रॉस द एम्पायर, वो लोगों तक पहुंचने के लिए इस तरीके से एडिक्ट्स पर अपने जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखवाया करते थे। दीज इंस्क्रिप्शंस कम्युनिकेटेड हिज मैसेज ऑफ धर्म, पीस, नॉन वायलेंस एंड काइंडनेस टू ऑल। दे वर प्लेस्ड इन पब्लिक लोकेशन, ये जो रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे पब्लिक जगह पर रखा जाता था, जैसे रोड हो गया, ट्रेड सेंटर्स हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको विजिबिलिटी हो, मतलब वो देख सके और उसको समझ सके। ओके, नाउ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। ये आंसर्स मैंने छुपाए नहीं है, आप लोग पहले थोड़ा रुक कर एक एक आंसर समझिएगा तब आगे बढ़िएगा। ओके, रूट्स लाइक उत्तर पथ और दक्षिण पथ जो थे वो डिस्टेंट लैंड्स को कनेक्ट करते थे, स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल को प्रमोट करते थे। दे प्रमोटेड ट्रेड इन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, जेम्स एंड अदर आइटम्स एनरिचिंग द मौर्यन इकोनॉमी। ट्रेड ने ऑल्सो इनकरेज किया कल्चरल एक्सचेंज, स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल मार्केट। इंटीग्रेशन मतलब
उन्होंने दूर दूर के मार्केट्स थे उनको जोड़ा आपस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अशोका's पॉलिसी डिफर फ्रॉम अर्ली रूलर्स। जो अशोका की पॉलिसीज हैं वो पहले के राजाओं से अलग कैसे थी। तो अशोका ने वायलेंस को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया कलिंगा वॉर के बाद, और धर्म को प्रमोट किया। ही ट्रीटेड पीपल विद कंपैशन यानी दया, वो लोगों को दया की भावना से ट्रीट करते थे, सभी रिलीजन को सपोर्ट करते थे। और एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो वॉर्स हुए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि वॉर्स के थ्रू हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। हिज रूल, उनके जो शासन था वो फोकस करता था मोर ऑन एथिकल लीडरशिप देन कंक्वेस्ट। एथिकल मतलब नैतिक जो तरीका होता है उस तरीके से लीडरशिप करनी है, कंक्वेस्ट करके मतलब हरा कर किसी को नहीं करनी है। देन पंच मार्क कॉइन्स जो है उनके क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये अर्ली कॉइन्स हैं जो पूरे रीजन में यूज हुआ करते थे और यूनिक एक स्टैम्प सिंबल हुआ करता था। दे हेल्प रिप्लेस बार्टर एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेड एंड टैक्सेशन। इसने रिप्लेस कर दिया बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कोई सामान मेरे पास है, अब मुझे कुछ खरीदना है तो मैं वो सामान इस व्यक्ति को दूंगी और ये वाला खुद खरीद लूंगी, है ना। सो सामान के बदले में सामान लेना, और ये सब हटाकर और वहां पर अब कॉइन्स है तो कॉइन से ट्रेड आसान हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। कॉइन्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी अंडर द मौर्य रूल। कि मोनेटाइज कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो होने लग गया और मौर्य रूल को इससे ग्रोथ भी मिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मौर्य सपोर्टेड आर्टिशन एंड वर्कर्स। आर्टिस्ट और वर्कर्स को कैसे सपोर्ट किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, अब वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है तो उस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे। उन्होंने गिल्ड्स बनाए ताकि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए और सेफ गार्ड किया जाए उनके राइट्स को। फिर एम्पायर ने सपोर्ट किया ट्रेड पॉलिसी से और इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो स्किल वर्कर्स थे हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ सफिशिएंसी। हाउ डिड मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने इंडिया की सोसाइटी को इंडिका में कैसे डिस्क्राइब किया है। सो उन्होंने बताया इंडियन जो सिटीज थी वो बहुत वेल प्लान थी, वहां पे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस था एंड अ रिच कल्चर, और रिच कल्चर था। सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी ग्रुप्स में, है ना, प्रोफेशन के बेसिस पे ग्रुप हुआ करते थे। जैसे जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं उनका अलग ग्रुप है, रिजेंबलिंग कास्ट डिवीजन। हिज वर्क गिव्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेली लाइफ। मौर्य के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और डेली जो दिनचर्या थी वो कैसी थी वो भी पता चलता है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो एम्पायर जो था वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, मतलब ये पूरा एम्पायर है, इसमें प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर अभी स्टेट्स हुआ करते हैं कंट्री में वैसे। फिर सारे जो प्रोविंस है उनको मैनेज करवाया जाता था गवर्नेंस से और लोकल ऑफिशियल से। किंग जो रूल करते थे पाटलिपुत्र जो सेंटर था, और किसकी मदद से, मिनिस्टर्स, स्पाइस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्ट्रक्चर एनेबल एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट एंड कम्युनिकेशन। ये जो सिस्टम था कि यहाँ पर गवर्नर्स रूल कर रहे हैं, ये सारा ये जो शासन का तरीका है इससे लॉ को एनफोर्स कराने में, मतलब हर जगह पे लागू कराने में, टैक्स वसूलने में, कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिलती थी। देन ये जो गिल्ड होते थे ये मौर्यन एम्पायर को कैसे कंट्रीब्यूट करते थे। गिल्ड जिसे श्रेणी भी कहा जाता है, ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स और आर्टिशंस, ये वर्क क्वालिटी को रेगुलेट करते थे और फेयर प्राइसिंग, ये नहीं कि कोई चीज बनाई और उसका प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए उसको मेंटेन करते थे। दे मेंटेन इकोनॉमिक डिसिप्लिन एंड हैड लीडर्स टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट टू द स्टेट। उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट को रखने के लिए राजा के सामने, सम्राट के सामने लीडर्स हुआ करते थे और इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन वो लोग बनाकर रखते थे। गिल्ड्स जो होते थे वो इकोनॉमी को टैक्सेस के थ्रू, ट्रेड्स के थ्रू और स्किल प्रोडक्शंस के थ्रू हेल्प किया करते थे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस देख लिए, एक्स्ट्रा नोट्स भी देख लिए। चैप्टर नंबर 5 के बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके लिए, सो आई होप कि अब आपको ये चैप्टर मिल गया तो आप खुश होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज लेट मी नो। अब सिर्फ 9th चैप्टर जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह रह गए हैं और 8th चैप्टर अभी हम कर रहे हैं तो उसका भी मैं बना दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कन्या टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।